क्या आपको लगता है कि अगर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो लोकतंत्र और संविधान जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? मोदी मीडिया जिस तरह से रात दिन मोदी जी का चेहरा दिखाती है, तो अगर सच दिखा दे तो 12 घंटे में भारत छोड़ दे। इतना हालत खराब किया भारत का। काला धन आएगा उसकी बात कही थी, आया? किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, हुआ? 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा, मिला सबको मकान? इसीलिए हमारे मैनिफेस्टो ने 30 लाख जो खाली पद पड़े हो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भरने का प्रायोरिटी दिया है, गारंटी हमने दिया। 52 वर्ष तक इन्होंने अपने भवनों पर तिरंगा नहीं फहराया था, तो साफ है कि इनका मकसद यही है कि संविधान खत्म करना। वो फिर से ये कहते हैं कि आप लोग आएंगे तो बाबरी ताला लगवा देंगे राम मंदिर पर। इस सब का जवाब क्या है आप लोगों के? नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। हम लगातार दिल्ली कवर कर रहे हैं और दिल्ली की ही सारी जंग है और उसी दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। बहुत कम वक्त बचा है। तमाम कैंडिडेट्स एक के बाद एक अपनी रैलियां, सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं। आपको पता है 2014 में उन्होंने बीजेपी के वो साथ थे और तब उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। 2019 में उनका टिकट कटा, कांग्रेस में शामिल हुए और 2024 में अब वो इंडिया गठबंधन के यहाँ से प्रत्याशी हैं। 4 में से 3 सीटें कांग्रेस हो गई हैं, उनमें से एक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की है। वहीं योगेंद्र चंदोलिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट बनाए गए हैं। 2 बार करोल बाग से वो हारे हैं विधायकी का चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना भरोसा जताया है। अगर आप देखें 7 सीटें बीजेपी के कब्जे में गई थी दोनों बार ही, 14 और 19 में, लेकिन इस बार सिर्फ एक जो सांसद है उनको रिटेन किया है, वो है मनोज तिवारी, और बाकी तमाम जो सीटें हैं उनमें कैंडिडेट अपने चेंज कर दिए गए हैं। और इसी को भी आधार इंडिया गठबंधन बना रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने अपने एमपीज़ के जो टिकट हैं वो तमाम काट दिए हैं। हमारे साथ उदित राज जी मौजूद हैं, उनके ऑफिस में फिलहाल हम हैं और थोड़ी देर पहले वो एक चुनावी सभा से लौटे हैं और फिर उनकी चुनावी सभा है, लगातार बैक टू बैक उनकी चुनावी सभाएं हैं। उदित राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अपने व्यस्तम शेड्यूल में से अपना वक्त हमें दिया। कैसा चल रहा है आपका चुनावी प्रचार और 2014 से 2024 आपके लिए कितना अलग है? बहुत अलग है। उस समय तो एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया था कोल आवंटन वाले मामले में, G2 स्पेक्ट्रम में, जो बाद में सत्यापित नहीं हो पाया। इस बार मोदी जी के झूठ और कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी भैंस छीनने का कि कांग्रेस भैंस छीन लेगी, कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, इस स्तर पर उतर आए हैं। वजह यह है कि इस बार भयंकर उनके खिलाफ में रोष है। वो रोष दिख नहीं रहा है लेकिन वोट के रूप में प्रकट होगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से ED, CBI, इनकम टैक्स का दबाव बना रखा है, लोग डरे हुए। टेलीफोन पर लोग सच नहीं बताते और मोदी मीडिया जिस तरह से रात दिन मोदी जी का चेहरा दिखाती है, तो अगर सच दिखा दे तो 12 घंटे में भारत छोड़ दे। इतना हालत ख़राब किया भारत का। और उत्तर पश्चिम लोकसभा में 2 मुख्य बातें हैं। एक तो 5 साल काम जो मैंने किया है और 5 साल का काम जो बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने किया। ज़मीन आसमान का अंतर न हो, अगर काम उनसे 100 गुना बेहतर न किया हो, 200 गुना बेहतर न किया हो, तो लोग मुझे वोट मत दें, काम के आधार पर वोट दें। उनका यही है कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगना। अब यहाँ पर रोड की समस्या है, पानी का है, बहुत बड़ा पानी का संकट है, ट्रैफिक जाम है, इलाज की समस्या है, स्कूल का है, शिक्षा का व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का, नशाखोरी बहुत बढ़ गई। तो मोदी जी के नाम पर वोट मांगने वाला प्रत्याशी जीतने के बाद तो आराम से बैठ जाएगा और फिर उसके मन में यही होगा कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। MP को या MP की योग्यता, उसकी सिंसियरिटी या उसका कार्यप्रणाली तो कोई आधार रह नहीं जाता है। तो मैंने नारा दिया, काम किया है, काम करेंगे।
5 साल उनका, 5 साल मेरा। तो इसी आधार पर, और जहाँ भी मैं जाता हूँ उत्तर पश्चिम लोकसभा में, हर जगह कहीं जिम लगा, कहीं पार्क लगा, कहीं कुछ न कुछ हमने निर्माण का काम, विकास का किया। लेकिन जब मैं आपसे पिछली बार मिली थी, जब दिल्ली प्रदेश ऑफिस में मिली थी, तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो अलग थे, और उसके बाद ही बिल्कुल तस्वीर बदल गई। उसी वक्त मैंने देखा कि वहाँ आपके नाम को लेकर विरोध प्रदर्शन भी। क्या आपने तमाम नाराज़ जो लोग हैं उनको मना लिया है, और प्रेसिडेंट का इस तरह से चला जाना, क्या कोई नुकसान आपको होगा उससे? वो बीजेपी का सब षड्यंत्र था, और वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, तो बाद में चीज़ें सेटल हो गई। अभी क्या आपको मुद्दे लग रहे हैं? क्योंकि अभी मैं सुन रही थी प्रधानमंत्री को, अमित शाह भी यहाँ पर रैली में आए थे, और वो कह रहे थे कि चाहे केजरीवाल हो या फिर राहुल बाबा हो, उनको यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि पाकिस्तान से उन्हें सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है। ये कहना है अमित शाह का। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री फिर से यही बात बोल रहे हैं, शहजादे बोलते हैं वो राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को। वो फिर से ये पाकिस्तान परस्त होने की बात आपके लिए करते हैं। वो फिर से ये कहते हैं कि आप लोग आएंगे तो बाबरी ताला लगवा देंगे राम मंदिर पर। इस सब का जवाब क्या है आप लोगों के पास? तो ये जो वोटर, इसके मतलब कि जो वोटर हैं ये पाकिस्तानी हैं, ये सारी जनता पाकिस्तानी है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अपने भारतीयों को पाकिस्तानी बता रहे हैं। और मैं कहूँगा कि इनका चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। वोट से कोई जीतता है, हारता है। जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है, तो सब ये पाकिस्तानी हो गए, भारतवासी। ये भारत माँ के लाल नहीं रह गए। ये चुनाव जीतने के नशे में इतने पागल हो गए हैं कि कुछ से कुछ बक देते हैं ये लोग। और यह कहना कि कांग्रेस आएगी तो 2 भैंस होगी तो भैंस छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी, ये कोई वो है? और मैं मोदी जी क्यों नहीं अपने वादों के ऊपर, अपनी गारंटियों के ऊपर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने की थी, स्विट्जरलैंड बैंक से पैसा, काला धन आएगा, उसकी बात कही थी। आया? किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, हुआ? 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा, मिला सबको मकान। और उसके बाद में इन्होंने कहा ये 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, कहीं दिखाई पड़ा? पोल्यूशन कितना बढ़ गया है इस देश के अंदर। और स्वच्छ भारत का अभियान दिया, कहीं हालत में सुधार आया? जो इन्होंने प्रॉमिस किया है एक भी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए बौखला करके हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान, कभी कुछ, और कभी तो यूक्रेन के लौट देते हैं कि यूक्रेन में वार रुकवा दिया, गाज़ा में भी, गाज़ा में रुकवा दिया। तो जब ट्रोल होने लगे तो फिर वो हटाया वहाँ से। अरे इतना झूठ बोलते हैं। मणिपुर तो जाया नहीं गया, मणिपुर का वार रुकवा दें, अभी भी चल रहा। वो जा रहे हैं, पूरी दुनिया को कर रहे हैं, इतने झूठ बोलते हैं। भारतीय जो देश स्तर पर, डोमेस्टिक लेवल पर पूरा फेल हो गए, तो झूठा ये प्रचार करते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर बेटर कर गए। अरे हमारा पासपोर्ट कमज़ोर हुआ है, हमारे भुखमरी के इंडेक्स में हम नीचे आए, प्रेस इंडेक्स में 161वां सबसे नीचे आए हम लोग। हर क्षेत्र, हर इंडिकेशन में तो वर्ल्ड लेवल पर। और सबसे ज़्यादा वर्ष क्या हुआ है कि अभी गैलप सर्वे का सर्वे आया, तो उसमें पाया गया कि दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज़्यादा दुखी, पीड़ित, निराश युवा भारत का है। 83% एजुकेटेड लोग यहाँ बेरोजगार हैं, जो कि पाकिस्तान और फेल स्टेट का भी इतनी दुर्दशा नहीं है। तो रोज़गार दे नहीं पाए, एक जनरेशन की जवानी ख़राब कर दी। जब एक प्राइम मिनिस्टर बने तो 22-23 वर्ष का जिसकी उम्र थी, आज 33-34 वर्ष हो गया, उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया। कंपटीशन के लिए पढ़ता रहा, माँ बाप से पैसा लेता रहा, मुखर्जी नगर में, कोटा में, और बेचारा ज़िंदगी ख़राब हुई, नौकरियां ख़त्म कर दिया। इसीलिए हमारे मैनिफेस्टो ने 30 लाख जो खाली पद पड़े हो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको भरने का प्रायोरिटी दिया है, गारंटी हमने दिया। और 1 लाख हर गरीब महिला को उसके खाते में डाला जाएगा। 1 लाख जिनको बर्बाद कर दिया, जिसकी जवानी बर्बाद कर दी मोदी जी, 1 लाख गारंटी है कि उसके खाते में जाएगा, एक पक्की नौकरी की तरह।
ये एससी रिजर्व सीट है, आप एक दलित मुखर चेहरा हैं। लगातार ये बात हो रही है कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उन्हीं के नेता बार बार कह रहे हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदल सकें। क्या आपको लग रहा है ये आपकी बातें, संविधान बदलना और लोकतंत्र खतरे में है, क्या ये बातें जन जन तक पहुँच पा रही हैं और क्या ये एक बड़ा मुद्दा है? ये मुद्दा बहुत तेज़ी से पहुंचा नीचे तक। सोशल जस्टिस का मुद्दा और इसका संविधान का, और जो डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग हैं, सेकुलर माइंडेड हैं, और SC ST OBC है, और ख़ास तौर से SC जो जागृत लोग हैं, पूरी तरह से पोलराइज हो गए हैं अंग्रेज BJP कि ये संविधान को ख़त्म करेंगे। उसका कारण है 12 दिसंबर 1949 में RSS ने संविधान की प्रति को आग लगाई थी, बाबा साहब के पुतला को भी आग लगाया था। और गोलवरकर जो इनके सबसे लंबे समय तक RSS के सर संचालक थे, उन्होंने कहा भी था कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो दुनिया के और देशों के संविधानों को काट पीट के जोड़ा है, तो संविधान में इनकी आस्था नहीं है। सावरकर ने कहा था कि मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए जो हजारों वर्ष से सफल रही है, उनके हिसाब से सफल रही है। फिर 52 वर्ष तक इन्होंने अपने भवनों पर तिरंगा नहीं फहराया था। तो साफ है कि इनका मकसद यही है कि संविधान ख़त्म करना, इनका मकसद यही है। अब वोट का जब फंस गया है मामला तो इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका थर्स्ट यही है कि किसी तरह से इस संविधान को ख़त्म करो। वैसे भी ख़त्म कर चुके हैं काफ़ी हद तक, जिल्द बाकी है। जैसे 150 सांसदों को सस्पेंड करके क्रिमिनल लॉ पास करा दिया। क्रिमिनल लॉ कितना ख़तरनाक है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले 90 दिन तक वो पुलिस कस्टडी में रह सकता है, उसकी जमानत नहीं। इतना स्ट्रिजेंट क्रिमिनल लॉ पास किया है, तो डेमोक्रेसी तो ख़त्म किया ही है। एक एग्जाम्पल और है, आम आदमी पार्टी कारपोरेशन में उसकी मेजोरिटी है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं 1.5 साल हो गया, तो डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया है, हेमंत सोरेन को, और ऐसे पर भेजा जो चुनाव का समय है। तो ये लोकतंत्र ख़त्म करना मतलब संविधान ख़त्म करना, जिल्द बाकी अंदर से ख़त्म कर लिया है काफ़ी हद तक मोदी जी ने। क्या आपको सिंपैथी वोट भी मिल रहा है? आप और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 300 पार हम करने जा रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन करने जा रहा है, और वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उनको जेल में डाला गया, वो इस तरह से जेल का जवाब वोट से ये कैंपेन शुरू किया है आम आदमी पार्टी ने। क्या उसका फ़ायदा कांग्रेस को भी मिलेगा? क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 2019 में 60% के करीब वोट प्रतिशत था भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि आप दोनों का मिलाकर भी नहीं था। तो इस बार की स्थिति पिछली बार से कितनी अलग, और क्या आपको लगता है सिंपैथी वोट आपको भी मिलेगा? नहीं, देखिए, रिवर्स होने में टाइम नहीं लगता है। कंबाइन होने से कभी कभी 1-1-11 हो जाता है, ये भी देख लेना चाहिए कि पहले भले इतना ज़्यादा था। अरविंद केजरीवाल जी मेरे यहाँ रोड शो करने आए थे, तो अपने लोगों से सीधा अपील किया कि मुझे जेल जाने से बचाना चाहते हो तो उदित राज का चुनाव निशान नंबर 1 पे है, इनको नंबर 1 पर ले आना है, जिताना है। बहुत साफ उन्होंने संदेश दिया, और सच्चाई भी है। अगर हम लोग जीते नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से छूट पाएंगे, यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी का भी खाता सील कर दिया है। सत्येंद्र जैन जी की पूरी लाइफ बर्बाद ही कर दिया, एक तरह से कितनों की लाइफ बर्बाद कर दिया, तो बड़ा साफ है। और यह भी कहा था कि उत्तर पश्चिम लोकसभा में झाड़ू का निशान उनके कार्यकर्ता न देखें। यहाँ पर झाड़ू का निशान नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाथ। तो साफ साफ संदेश उन्होंने दिया। खतरे को देख रहे हैं, उसी खतरे को हम भी देख रहे हैं। जब भी हम दोनों के विचार अलग अलग होने के बावजूद में भी एक हैं, क्योंकि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो पार्टियाँ ही नहीं रहेंगी। और इस तरह से जिस तरह से इनके वो चल रहे हैं, वो तो आम आदमी पार्टी के ऊपर मुकदमा कर दिया। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, वो पार्टी ख़त्म कर देंगे लोग।
तो आप लोगों को ये डर है कि अगर फिर से सत्ता में आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रशा का एग्जाम्पल वो देते हैं कि चुनाव तो होंगे लेकिन फिर किस तरह से होंगे वो आपके सामने है। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो लोकतंत्र और संविधान जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और चुनाव तो होंगे लेकिन रशा और वो तमाम मॉडल जहाँ पर आपको पता ही है कि किस तरह से चुनाव होते हैं और किस तरह से वहाँ पर पार्टियाँ जीतती हैं। पहले आपका डीबी लाइव बंद हो जाएगा, वो तमाम सोशल मीडिया के जो यूट्यूब हैं प्लेटफॉर्म पर उस पर कंट्रोल है। 1.25 साल से मेरे जो पहले ट्विटर हुआ था एक्स, जहां 2 मिलियन 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते थे किसी ट्वीट पर, 5 लाख 10 लाख तो हो ही जाते थे रोज़। 412 फॉलोअर के बाद में बढ़ ही नहीं पा रहा, तो पूरा एल्गोरिथम उसका है कंट्रोल कर लिया है। तो आपको कंट्रोल करने में कितना टाइम लगेगा, डेमोक्रेसी ख़त्म। तो आप इस बार कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि वो राशन दे रहे हैं और आपने फिर 4 चरण के बाद एक तरह से आप लोग जागे और आपने कहा कि वो 5 किलो दे रहे हैं, हम लोग 10 किलो देंगे। ये इतनी देरी क्यों की? क्या ये पहले नहीं अनाउंसमेंट होना चाहिए था? क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि आप बीजेपी का पीछा कर रहे हैं? उन्होंने 5 किलो कहा, आप 10 किलो कह रहे हैं, वो भी 4 चरण बीतने के बाद। देखिए, ऐसा है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट हम ही ने बनाया था, उन्होंने नहीं बनाया था। यह नहीं गलतफहमी में होना चाहिए कि उन्होंने बनाया था। तो 5 किलो राशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बैंक ट्रांसफ़र का, ये हमारी ही स्कीम थी, हमारी स्कीम को इन्होंने चोरी किया था, तो उसको हमने आगे बढ़ा दिया है। और एक बात है, दूसरी बात है, इस समय जो सबसे ज़्यादा अपील क्या कर रहा है कि जो हमारे गारंटी कार्ड में कि महिलाओं को, जो गरीब परिवार की महिला है उनको साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। और उससे क्या है कि इक्विटेबल सोसाइटी, राहुल जी चाहते हैं इक्विटेबल और जस्टिसेबल सोसाइटी हो, और इसीलिए सोशल जस्टिस की बात उठाई गई। और जितने अरबपति तेज़ी से पैदा हुए मोदी जी के समय में, जितना असमानता पैदा हो दुनिया में किसी देश में नहीं हुआ। जितना इनइक्वलिटी भारत में बढ़ी उतना किसी देश में नहीं हुआ। 1% लोगों के पास 40% का वेल्थ है इस देश के अंदर। लोग आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं, 2014 में आप बीजेपी के साथ थे, क्या दिल बदला आपका? देखिए, दिल बदलने की बात नहीं, मैं उनकी बात को नहीं, अपने हिसाब पर चलता रहा। उन्हें चाहिए था मेरा वोट और मुझे जाना था संसद, संसद जाके हमने अपना काम किया। अगर 500-600 हमने भाषण दिए हैं, स्पीचेज दिए हैं, तो ज़्यादातर हमने सत्ता से सवाल किए हैं। एक प्लेटफॉर्म मिला ना, हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात के लिए बिल पेश किया, और मतलब चाहे अक़लियत की बात हो, चाहे SC ST OBC, चाहे सब प्लान हो या शुरू का सब प्लान हो, ट्राइबल सब प्लान है, और जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन की बात सब उठाता रहा, न जाता था न उठाता। लेकिन हम उनकी बात को, हमें जो लगा ठीक वो किया। और कई बार तो विपक्ष में रहकर MP नहीं बोल पाते, गूंगे बहरे हैं। मैं तो सत्ता में रह कर के जितना इनसे सवाल किया, विपक्ष का भी वो जगह को मैं गैप पूरा कर लेता था। विपक्ष के MP कहते थे कि जो मुझे बोलना वो तो आप बोल लेते हो। एक प्लेटफॉर्म है, पार्लियामेंट इज ए प्लेटफॉर्म, आइडियोलॉजी इज डिफरेंट थिंग, एंड आई हैव नेवर वर्कड। बीजेपी में मैंने काम नहीं किया था, प्लेटफॉर्म पर सीधा गया था, प्लेटफॉर्म से सीधा चला आया। लेकिन क्या आप जो SC वोट है, क्या उसको आप अपनी तरफ ट्रांसफ़र करवा पा रहे हैं? अगर वो SC वोट बीजेपी को वोट कर सकता है तो क्या वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास आएगा? पोलराइज हो चुका है इस बार, घबराए इसीलिए अनाप शनाप बक रहे हैं और ये भैंस छीनने की बात कर रहे हैं। ये क्या, ये कोई प्राइम मिनिस्टर है? 2 भैंस होते 1 भैंस छीन ले जाएंगे, ये क्या है भाई? किसी देश का प्रधानमंत्री बोल सकता है? इसीलिए ना, कारण यही सब है, पोलराइज हो गया, दलित छोड़ चुका है। 2 आखिरी सवाल आपसे। JP नड्डा कह रहे हैं कि अब उन्हें संघ की ज़रूरत नहीं है और अब वो बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। आडवाणी के टाइम पर उनको ज़रूरत थी, अब नहीं है ज़रूरत संघ की। तो ये किस तरह से आप इसको देखते हैं, इस बयान को JP नड्डा के, जब वो ये कह रहे हैं? दूसरा, जिस तरह की बातें चाहे वो पाकिस्तान को लेकर कही जाती हों या फिर राहुल गांधी को शहजादे का वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता हो, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी मुद्दा एक ही है कि पोलराइज करके कैसे वोट हासिल किया जाए? नड्डा ये स्टेटमेंट फरवरी मार्च में कर दिए होते ना, इनकी जबान से जब्त हो जाती। ये सबका इस्तेमाल करते, इसके मतलब RSS को भी इस्तेमाल कर गए
अब तो 2 ही चरण का रह गया है। अडवाणी जी का इस्तेमाल किया, सबका इस्तेमाल किया, शांता कुमार हैं और सुमित्रा महाजन है, श्याम जाजू, विजय गोयल या आपका डॉक्टर हर्षवर्धन, जितने पुराने नेता थे, शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, सबको इन्होंने लटा दिया। ये सबका इस्तेमाल करते हैं। अब तो आरएसएस का भी इस्तेमाल कर दिया है इसके मतलब, क्योंकि अब तो आरएसएस के पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 2 ही फेज का टाइम रह गया, वरना इनको लेटा देते। ये अगर फरवरी मार्च में कर दिया, इसके मतलब अपॉर्चुनिस्ट है, किसी के सगे नहीं। तो आरएसएस को भी लात मार रहे हैं। तो आरएसएस वालों से कहूँगा, अब भी जगो तुम्हें, और देश को बचाओ। वो भी आए, देश को बचाएं। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये दोनों जो हैं, ये दो गुजरात के दोनों आए, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े बिलियनर्स गुजरात से ही क्यों पैदा हो रहे हैं। बनारस में ठेका या दिल्ली में जल बोर्ड का ठेका, जहाँ भी देखो गुजरात के आदमी को ही ठेका मिला। टोल टैक्स का आदमी गुजरात का ही ठेका मिल रहा है। तो पूरे देश के और व्यापारी क्या करेंगे। ये नहीं कि मैं कोई रीजनलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने लोगों को ही ठेका, रेल का, पोर्ट का, बैंक का, यानी हर चीज़ का ठेका वहीं बेचना, उन्हीं के हाथ में। कोल वगैरह सब उन्हीं को दे रहे हैं, गुजरात के अपने दोस्तों को। राहुल गांधी ने चैलेंज किया प्रधानमंत्री को डिबेट के लिए, कन्हैया ने किया है मनोज तिवारी को। आप भी क्या, आपके सामने जो कैंडिडेट हैं उनको डिबेट के लिए आप ये डिबेट लायक है ही नहीं है। मैं अपना नीचे लेवल ले जाऊंगा, क्या बोल पाएंगे। बीजेपी में कोई ना बोल पाएगा, ये क्या बोल पाएंगे। वो वहाँ के काउंसलर थे, 2 बार एमएलए के जीते। मैं तो देश में नहीं, दुनिया में लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आईएएस हूँ। ये क्या डिबेट करेंगे। कोई काम किया है उन्होंने, मैं अपने काम के आधार पर कह रहा हूँ। उससे आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी कुछ दिल्ली देहात में डिबेट रखा गया था, ये नहीं गए। मैं सोच रहा था ये जाते, उसके बाद दिल्ली देहात ने सारा इनका बहिष्कार कर दिया, कोई आए नहीं। मैं पूरी फाइल लेके गया, क्या काम कर रहे हैं ये लेके जाते। हंसराज हंस की फाइल क्या किया था उन्होंने, जवाब देते बीजेपी का। गए नहीं तो क्या करें, उनसे क्या जवाब दे, तो मतलब करे। लास्ट सवाल आपसे, राजनाथ सिंह का ये कहना कि आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये कहना आरएसएस का या फिर बीजेपी का कि आरक्षण हम ये ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ही बातों में विरोधाभास है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ख़त्म तो कर ही दिया 10 साल में। 30 लाख वैकेंसी जब भी पड़ी हुई है, 10 साल में को 7-8 लाख रिक्रूटमेंट हुए। लेटरल एंट्री क्या है, उसमें रिजर्वेशन नहीं। कंट्रक्चुअल एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसमें नहीं है। एडहॉक्स में उसमें रिजर्वेशन नहीं है। रेल में 2014 में करीब 19 लाख कर्मचारी थे, आज लगभग 11-12 लाख कर्मचारी हो गए। ख़त्म तो कर दिया इन्होंने, कहते नहीं है लेकिन व्यवहार में तो ख़त्म कर दिया। नौकरियाँ ख़त्म कर दिया, आरक्षण ख़त्म कर दिया। जुबान से कुछ बोले, मतलब तथ्य अलग होता है, जुबान अलग होती, तथ्य तो यही बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर उदित राज, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस के कैंडिडेट। और अब 25 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। देखना ये होगा कि 4 जून को क्या वाकई में ईवीएम में उनके हक में फैसला महफूज होता है या नहीं।